Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. I'm your educator Meghna Srivastava. So today I'm going to discuss the chapter Plasma Membrane part 3. This is the part 3 of the chapter Plasma Membrane. Part 1, 2 already discussed in the videos. So let's start with the chapter 3 which is मेम्ब्रेन प्रोटीन. सो लिपिड बाय लेयर जो होती है मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाय लेयर है उन दोनों का वीडियोस जा चुका है. आज डिस्कस होगा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. तो जैसा कि हमें पता है जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें लिपिड की बाय लेयर होती है एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि एम्बेडेड होते हैं लिपिड की बाय लेयर में. ठीक है. सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स are the amphiphilic and having hydrophobic and hydrophilic region. So membrane proteins जो होते हैं वो भी amphiphilic होते हैं. That means कि उनके पास hydrophilic and hydrophobic दोनों components होते हैं. Hydrophilic is the water loving part and the hydrophobic is the water hating part. ठीक है. सो हाइड्रोफिलिक रीजन्स जो होते हैं वो वाटर से अट्रैक्ट होते हैं, उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है वाटर के लिए. एंड हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो वाटर से क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर से उनकी एफिनिटी बहुत कम होती है. सो यही जो टर्म है एम्फीफिलिक डिफाइन करता है द हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक नेचर, दोनों जो एक ही कॉम्पोनेंट में प्रेजेंट हो. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं, ये क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर amphiphilic having hydrophobic and hydrophilic regions. ठीक है. So most membrane proteins are can be classified as, so 3 कैटेगरी में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया गया है लिपिड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन द लिपिड बायलेयर. द फर्स्ट टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इज द पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ठीक है. सो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं, जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो सिर्फ आउटर साइड में ही प्रेजेंट होती है. ठीक है. जो एसोसिएटेड होते हैं एक्सोप्लाज्मिक और साइटोसोलिक लीफलेट से. ठीक है. सो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये जो है ये मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करती हैं. ये सिर्फ क्या होती है, ये एसोसिएटेड होती है एक्सोप्लाज्मिक, ठीक है, बाहर के सरफेस से, या फिर साइटोप्लाज्मिक लीफलेट से बायलेयर के. ठीक है. ये एम्बेडेड नहीं होती है, ये जो है मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं कर रही होती है. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जनरल जो डायग्राम जो एक हम बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर का, ये लिपिड की बायलेयर का रिप्रेजेंटेशन है. सो लिपिड की बायलेयर में हम देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं ये या तो, अगर हम इसको ईसीएम बोल रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और इसको साइटोसोल बोल रहे हैं. ठीक है. ये अंदर का पार्ट है, सेल के अंदर का पार्ट है, ये सेल के बाहर का पार्ट है, और ये हमारी लिपिड की बायलेयर है. सो जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये सिर्फ क्या होते हैं, एक्सोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ होंगी या फिर ये साइटोसोलिक सरफेस की तरफ होती है. ठीक है. वहीं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती है वो इस लिपिड के बायलेयर में कैसे होते हैं, ये स्पैन करती हैं और एम्बेडेड होती हैं, ये दोनों बायलेयर को स्पैन करती हैं. ठीक है. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को. ठीक है. सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कंटेन segments that are embedded within the hydrophobic core of the phospholipid bilayer. अगर हम phospholipid की बायलेयर को देखें तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये क्या कर रही है, ये स्पैन कर रही है. ये जो लिपिड की बायलेयर होती है इसको पूरी तरीके से ये एम्बेडेड होती हैं और ये स्पैन करती हैं. इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं. ठीक है. सो ये क्या कर रही है, ये पूरे हाइड्रोफोबिक कोर जो लिपिड बायलेयर में हमने पढ़ा था कि लिपिड बायलेयर में कैसे होते हैं, ये हमारा हाइड्रोफिलिक रीजन था लिपिड मॉलिक्यूल का और ये हाइड्रोफोबिक टेल था. तो यही चीज यहाँ मेंशन्ड है विद इन द हाइड्रोफोबिक कोर. सो प्रोटीन कंटेन्स सेगमेंट दैट आर एम्बेडेड विद इन द हाइड्रोफोबिक कोर. हाइड्रोफोबिक कोर के अंदर ये एम्बेडेड होती है. कौन, इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है. थर्ड इज द लिपिड लिंक प्रोटीन. सो ये जो लिपिड लिंक प्रोटीन होती है ये डायरेक्टली कोवेलेंट अटैच्ड होती है, कोवेलेंटली अटैच्ड होती हैं टू द लिपिड मॉलिक्यूल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि लिपिड बायलेयर में पाई जाती है. द फर्स्ट टाइप इज द पेरिफेरल प्रोटीन, द सेकेंड इज द इंटीग्रल प्रोटीन एंड द थर्ड इज द लिपिड लिंक्ड प्रोटीन. जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारी जो पूरी डबल लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसमें ये पूरा स्पैन किया हुआ है. दिस इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है. ये क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है. क्या कर रहा है, ये दोनों जो लिपिड की बाय लेयर है इसको स्पैन कर रहा है. ठीक है. वहीं पर हम यहाँ देख सकते हैं ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं. ठीक है.
पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्मिक लीफलेट पे प्रेजेंट है या फिर ये एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये क्या है, प्लाज्मा, ये क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यहीं पर हम देख सकते हैं फैटी एसिड और प्रिनाइल ग्रुप से भी अटैच्ड है हमारा प्रोटीन, जो कि लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है, ठीक है। सो ये हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि लिपिड की बायलेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये कैसा मॉडल है, ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम डिटेल में देखें पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को, सो द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर नॉट इंसर्टेड, ये इंसर्टेड नहीं होती है, ये दोनों लिपिड के बायलेयर में इंसर्टेड नहीं होती हैं, ठीक है, इनटू द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर्स ऑफ द लिपिड बायलेयर। जो लिपिड बायलेयर की जो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर्स होती है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर्स, उसमें ये एम्बेडेड नहीं होती है, ये इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं विद द मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, थ्रू द लिपिड टू द प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। एग्जाम्पल देखा जाए अगर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, तो एग्जाम्पल है साइटोक्रोम सी, क्यूप्रिडॉक्सिन, हाई पोटेंशियल आयरन प्रोटीन, एडिनोडॉक्सिन रिडक्टेज, सम फ्लैवोप्रोटीन, स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जहां पर स्पेक्ट्रिन क्या है, स्पेक्ट्रिन एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन जो कि सेल के स्केलेटल को फॉर्म कर रही है, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्मिक लीफलेट पे प्रेजेंट है और क्या फॉर्म कर रही है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, ठीक है। ये आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, ठीक है, आरबीसी पे के मेम्ब्रेन पे पाई जाती है और इनका रोल क्या है, इंटीग्रिटी के लिए और सेल के शेप के लिए, ठीक है, सेल की शेप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्पेक्ट्रिन। वही एनकाइरिन की बात की जाए तो एनकाइरिन भी एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन होता है, ये जो है ये लिंक करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन को साइटोस्केलेटल से, जो साइटोस्केलेटल पार्ट है सेल का उसको लिंक करता है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन से, ठीक है। इसके पास एनकाइरिन के पास बाइंडिंग साइट होता है फॉर द बीटा सब यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रिन। तो स्पेक्ट्रिन के लिए एक बाइंडिंग साइट जो एनकाइरिन होता है, एनकाइरिन के ऊपर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है फॉर द बीटा सब यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रिन। सो स्पेक्ट्रिन हमने देखा एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है जो कि एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, आरबीसी के ऊपर पाई जाती है और इसके दो सब यूनिट होते हैं अल्फा एंड बीटा। जो बीटा सब यूनिट होता है वो बाइंड करता है एनकाइरिन के साथ। एनकाइरिन भी एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एक साइटोस्केलेटल क्या होती है, प्रोटीन है और ये लिंक करती है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन को टू द साइटोस्केलेटल, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। वहीं पर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं, अगर हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को देखें सो ये एम्बेडेड होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं लिपिड के बायलेयर में, ठीक है, दीज आर एम्बेडेड डायरेक्टली विद इन द लिपिड बायलेयर, ठीक है। सो ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है मोस्टली ये क्या होते हैं, इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि ये लिपिड बायलेयर को क्या करते हैं, स्पैन करते हैं और उनका पोर्शन जो है वो एक्सपोज होता है ऑन बोथ द साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन देखें सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ मैं बना रही हूँ। सो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें जो लिपिड बायलेयर होती है, सो लिपिड बायलेयर्स, इसमें जो ये हमारी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कर रहे हैं, ये जो होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये स्पैन कर रहे हैं लिपिड की बायलेयर को, ये लिपिड की बायलेयर को स्पैन करते हैं और इनका कुछ पोर्शन जो होता है एक्सपोज्ड होता है ऑन द बोथ द साइड, ठीक है। सो ये उनका कुछ पोर्शन एक्सपोज होता है ऑन बोथ द साइड, ठीक है। अगर ये सिंगल पास होंगे, ठीक है, अगर ये सिंगल पास होंगे तो इनको क्या बोलते हैं, मोनोटॉपिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, विच इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन एंड नॉच डेल्टा प्रोटीन, ठीक है। वही सेकंड इज द मल्टीपास और पॉलीट्रॉपिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सो जो मल्टीपास या पॉलीट्रॉपिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं। इसका एग्जांपल है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। पैचेड विच इज 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, बैंड 3 14 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, कोनेक्सिन 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ऑक्लूडिंग विच इज अगेन 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है।
सो ये जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग पोर्शन होता है प्रोटीन का, ये यूजुअली क्या होता है, अल्फा हेलिकल रीजन है ऑफ 20 to 25 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। व्हाट डज इट मीन, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइकोफोरिन। ये ग्लाइकोफोरिन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को, ठीक है, एक इंटीग्रल प्रोटीन को, जो कि क्या है, सिंगल पास है। इसमें जो मेम्ब्रेन, जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन जो स्पैन कर रहा है, ये अल्फा हेलिकल रीजन ये होता है, अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। सो अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें, सो प्रोटीन के सेकेंडरी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिकल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो कुछ 25 से 30 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और ये मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं, ठीक है। और ये जो अल्फा हेलिक्स जो स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन को, जो लिपिड बाइलेयर को स्पैन कर रहा है, ये रीजन अल्फा हेलिक्स का बना है और ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का होता है। किसका? नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक कोर को स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन का प्रोटीन, दैट इज ऑफ नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, और ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम लोग प्रोटीन का जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री यूनिट में, तो हम देखेंगे कि प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो सेम चीज है। और यहाँ पर जो हमने एक स्टेटमेंट क्या पढ़ा था कि ये जो है स्पैन करता है, जहां पर इसका हम देख सकते हैं प्रोटीन में एन और सी टर्मिनल होते हैं, है ना। सो प्रोटीन का एक ये एन टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया, और ये बैंड 3 जो है वो 14 टाइम्स स्पैन कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर बैंड 3 जो है वो 14 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो 14 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इनका जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, जो अल्फा हेलिकल रीजन होता है, वो 14 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, जहां पर इसके एन एंड सी टर्मिनल दोनों जो है इनसाइड द सेल प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन विच इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। सो ये सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और मोनोटॉपिक है जस्ट बिकॉज ये एक ही बार स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन को, और ये जो है ये पॉलीटॉपिक है विच इज स्पैनिंग द मेम्ब्रेन, ये 14 टाइम्स कर रहा है। कौन? बैंड 3, ठीक है। और ये जो अल्फा हेलिक्स पोर्शन जो कि हाइड्रोफोबिक कोर में पाया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो जो है ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल देखें हम, 2 एग्जाम्पल यहाँ प्रेजेंट है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के। एक है पोरीन। पोरीन इज द पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स। ये चैनल्स की तरह काम करते हैं, वाटर चैनल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, माइटोकॉन्ड्रिया के एंड बैक्टीरिया में, ठीक है। सो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो पोरीन्स होते हैं ये बीटा शीट्स के बने होते हैं। बीटा शीट इज अगेन क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। सो काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो मेनी पोरीन्स बैरल आर फॉर्म्ड ऑफ 16 स्ट्रैंड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। सो ये जो हमारे पोरीन्स है ये एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के बने हैं, जो कि एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है और वाटर चैनल की तरह काम करता है, प्रेजेंट होता है इन द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। वहीं पर ग्लाइकोफोरिन ए की बात करें, सो ग्लाइकोफोरिन ए जो होता है ये एरिथ्रोसाइट्स में या फिर आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज में, ठीक है, आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये सिंगल पास है और ये डाइमर की तरह है, सिंगल पास है, ठीक है। एक सिंगल, अगर देखा जाए तो एक सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कौन? ग्लाइकोफोरिन, जो कि कंटेन करे सिर्फ एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। हमने अभी देखा है इसका डायग्राम, ठीक है। और ये होमोडाइमर की तरह प्रेजेंट होते हैं, मगर अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन में ये 2 पाए जाएंगे, ठीक है, एक साथ 2 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए होमोडाइमर बोल रहे हैं, ठीक है। एन टर्मिनल ऑन नॉन साइटोसोलिक साइड एंड सी टर्मिनल ऑन साइटोसोलिक साइड, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके एन और सी टर्मिनल होते हैं। एन टर्मिनल जो होता है वो नॉन साइटोसोलिक साइड या फिर एक्सोप्लाज्मिक साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ द सेल, एंड सी टर्मिनल इज प्रेजेंट ऑन द साइटोसोलिक साइड, ठीक है। साइटोसोलिक साइड में सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है ये हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड, मतलब बहुत सारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं ग्लाइकोफोरिन में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स
प्रेजेंट है, हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोफोरिन ए गिव्स आरबीसी अ वेरी हाइड्रोफिलिक कोट, ठीक है। ये जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ग्लाइकोफोरिन ए को एक हाइड्रोफिलिक कोट, हाइड्रोफिलिक मतलब जो कि वाटर से अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या वाटर से जिनके साथ वाटर की एफिनिटी अच्छी होती है, सो एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कोट की तरह काम करते हैं, ठीक है, आरबीसी के लिए। ये जो ग्लाइकोफोरिन ए है जिससे कि वो सर्कुलेट कर सकता है, आरबीसी जो है वो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर सकता है विदाउट अधेरिंग, बिना किसी अधेर के, बिना चिपके किसी भी दूसरे सेल्स या वेसल वॉल से, ठीक है। सो ये ग्लाइकोफोरिन ए देखा जाए तो ये आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह प्रेजेंट होते हैं होमोडाइमर फॉर्म में, और ये हेविली, इनका जो एंड टर्मिनल है ये हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड है। ये एक हाइड्रोफिलिक कोट प्रोवाइड करता है ग्लाइकोफोरिन को, जिससे कि ये इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं विदाउट एधरिंग टू द सेल, किसी दूसरे सेल से बिना अधेर किए, या फिर बिना किसी सेल ब्लड सेल वॉल से, किसी वेसल वॉल से ये बिना अधेर किए ये इजीली मूव कर सकते हैं या सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर that is the glycophorin A, that is a function of glycophorin A. अब थर्ड इज द लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये डायरेक्टली लिपिड से लिंक्ड होते हैं कोवैलेंटली, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिपिड से लिंक्ड होते हैं, ये फैटी एसिड से लिंक्ड होंगे तो फैटी एसिलेटेड प्रोटीन कहलाएंगे, और अगर ये प्रेनाइल ग्रुप से लिंक्ड होंगे तो प्रेनाइलेटेड ग्रुप लिपिड कहलाएंगे, प्रोटीन कहलाएंगे, ठीक है। और थर्ड इज द ग्लाइकोसिलेटेड फॉस्फोलिपिड, जैसे कि ग्लाइकोसिल फॉस्फैटिडिल इनोसिटॉल, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस हैं लिपिड के जिससे कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। So proteins covalently attached with isoprenoid compound such as farnesyl 15 carbon compound, geranyl 20 carbon compound are termed as prenylated protein. So ऐसे प्रोटीन जो कि प्रेनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, प्रेनाइल ग्रुप्स क्या होते हैं? सो प्रेनाइल जो देखा जाए वो आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड्स, मतलब 5 कार्बन के, ठीक है। आइसोप्रेनॉइड्स क्या होते हैं? आइसोप्रीन जो यूनिट है ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है या 5 कार्बन का कंपाउंड है। आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड्स जो होते हैं ये जो है आइसोप्रीन जो होते हैं ये पॉलीमर फॉर्म में क्या बनाते हैं? आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड, जैसे फार्नेसिल, ठीक है, 15 कार्बन, ठीक है। आइसोप्रीन 5 कार्बन का है, ये इसके तीन यूनिट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? फार्नेसिल, ठीक है, 15 कार्बन के, ठीक है। जेरानिल 20 कार्बन के, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स हैं इससे प्रोटीन लिंक्ड जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेनाइलेटेड प्रोटीन, ठीक है। फिर प्रोटीन्स कोवैलेंटली अटैच्ड विद फैटी एसिड सच एज पामिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन का कंपाउंड है, एंड मायरेस्टिक एसिड विच इज 14th कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसको बोलते हैं फैटी एसिलेटेड प्रोटीन। सो ऐसे प्रोटीन जो कि फैटी एसिड से जुड़े हैं जैसे कि पामिटिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं? फैटी एसिलेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो दिस इज द लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। फिर प्रोटीन्स एंकर हो सकते हैं टू द साइटोसोलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, आइदर बाय एडिशन ऑफ 14 कार्बन मेरिस्टिक एसिड to the amino terminus or by addition of either the 16 carbon fatty acid, palmitic acid of 15 और 20। so सेम चीज ही मेंशन्ड है कि प्रोटीन जो होते हैं वो फैटी एसिड से, जैसे कि मैरिस्टिक एसिड 14 कार्बन का, ठीक है, palmitic एसिड 16 कार्बन का, या प्रेनाइल कंपाउंड प्रेनाइलेटेड जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे फार्नेसिल, जेरानिल 15 कार्बन का एंड 20 कार्बन का रिस्पेक्टिवली, उससे ही अटैच होते हैं थ्रू द अमाइड लिंकेजेस, ठीक है, एंड द सिस्टीन रेसिड्यू, ठीक है। सो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने, सिस्टीन रेसिड्यू से वो अटैच होते हैं प्रेनाइल टू द 15 या 20 कार्बन कंपाउंड से, और मायरेस्टिक एसिड से ग्लाइसिन से अटैच होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मेंशन्ड है अ ग्लाइकोसिल फॉस्फैटिडिल इनोसिटॉल मॉलिक्यूल GPI अटैच टू द C टर्मिनल अमीनो एसिड वाया एन अमाइड लिंकेज, ठीक है। तो एक कंपाउंड अगेन एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मेंशन्ड है ग्लाइकोसिल फॉस्फैटिडिल इनोसिटॉल मॉलिक्यूल, ये जो अटैच होता है ये C टर्मिनल से अमीनो एसिड से अमाइड लिंकेज से, ठीक है। और ये क्या बनाता है? ये एक GPI लिंक्ड प्रोटीन जो कि एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे होते हैं ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 टाइप के जो एंकर है, अमाइड लिंक्ड मायरेस्टॉइल एंकर, ठीक है। तो यहाँ पर मायरेस्टिक एसिड से अमाइड लिंकेज से जुड़ा है, ठीक है। प्रोटीन किससे जुड़ा है? अमाइड लिंकेज से।
Second is amide link glycosyl phosphatidyl inositol anchor. Third is thioester link fatty acyl anchor. फोर्थ इज थायोईथर लिंक प्रिनाइल एसिल एंकर. सो ये 4 टाइप के लिपिड एंकरिंग वे है जिससे कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपिड से अटैच्ड होते हैं. अब हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर जीपीआई एंकर को, ठीक है, जहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये सारे लिंकेजेस को एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर हम देख सकते हैं एसिलेशन मतलब फैटी एसिड से कैसे प्रोटीन लिंक्ड है. यहाँ पर है प्रिनाइलेशन, कैसे प्रिनाइल ग्रुप से प्रोटीन्स जो है वो लिंक्ड है, ठीक है. ऑल द 4 टाइप ऑफ लिंकेजेस यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है और यहाँ पर पूरा वेल एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि अगर प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को फर्दर स्टडीज के लिए अगर आइसोलेट करना हो तो कैसे आइसोलेट कर सकते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ये एम्बेडेड नहीं होते हैं, ये पूरा मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करते हैं, ठीक है. ये या तो एक्सोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर में, या तो क्या होते हैं साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो ये जो होते हैं ये अटैच होते हैं बाय आयनिक और अदर वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस. सो मोस्ट पेरिफेरल प्रोटीन्स आर बाउंड टू द स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाय आयनिक और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है. तो ये वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो ये जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है इनको सिंपली आइसोलेट किया जा सकता है बाय चेंज इन पीएच एंड सॉल्ट ट्रीटमेंट. अगर हम सोडियम क्लोराइड से या फिर हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन जैसे मैग्नीशियम आयन, ठीक है, डाइवेलेंट कटायंस, इन सब के साथ ट्रीट करेंगे तो इनको इजीली आइसोलेट किया जा सकता है. किसको? पेरिफेरल प्रोटीन्स को, ठीक है. अगर हम आइसोलेशन इंटीग्रल प्रोटीन्स का देखा जाए तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे होते हैं, लिपिड बाइलेयर को स्पैन कर रहे होते हैं, तो इनका जो एसोसिएशन होता है ये बहुत ही टाइट एसोसिएटेड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विद द मेम्ब्रेन लिपिड एंड अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है. एक टाइट एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं विद द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड अदर मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है. तो इनको रिमूव करने के लिए कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम डिटर्जेंट बोल रहे हैं. डिटर्जेंट्स आर एजेंट्स, ये एक एजेंट्स है जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को, एसोसिएशंस को डिसरप्ट कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, ठीक है, और डिसएम्बल करते हैं द लिपिड बाइलेयर एंड लिबरेट द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है. लिपिड बाइलेयर को हटा करके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को लिबरेट करते हैं, ठीक है, या रिमूव करते हैं एक सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है. और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो डिटर्जेंट है ये भी एक एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल्स है, इनके पास भी हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है. सो द मोस्ट यूजफुल ऑफ दीज मेम्ब्रेन बायोकेमिस्ट आर डिटर्जेंट्स, जो कि स्मॉल एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल है, वेरिएबल स्ट्रक्चर, ये भी एक एम्पीफिलिक है विद हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है. अगर हम लोग डिटर्जेंट्स के टाइप देखें तो कुछ एनायनिक, कुछ नॉन आयनिक, कुछ केटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं. जो एनायनिक डिटर्जेंट है वो है एसडीएस, सोडियम डोडिसिल सल्फेट. केटायनिक में है सीटैप, सेटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड. एंड नॉन आयनिक में ऑक्टिल, ग्लूकोसाइड एंड ट्राइटॉन. सो ये 3 टाइप के डिटर्जेंट्स हैं. अब डिटर्जेंट्स जो कि एनायनिक, केटायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं जिसे कि हम आइसोलेट कर सकते हैं. जब when mixed with membrane, the hydrophobic end of the detergents bind to the hydrophobic region of the membrane proteins where they displace lipid molecule with the collar of detergent molecule, ठीक है. तो इस तरीके से just because detergent भी एम्पीफिलिक है और membrane proteins भी एम्पीफिलिक है, तो इस तरीके से इनकी जो मिक्सिंग होती है जिससे कि क्या हो, इजिली जो हमारा membrane protein है वो आइसोलेट किया जा सके. Because the other end of the detergent molecule is polar, this binding tends to bring the membrane protein into solution and detergent protein complex. तो इस तरीके से क्या होता है कि डिटर्जेंट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है. सो सेम हम एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझ रहे हैं कि कैसे नॉन आयनिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिबरेट कर रहे हैं, ठीक है. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, यहाँ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स है, ये डिटर्जेंट एक मिसिली का फॉर्मेशन कर रहे हैं. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल प्रोटीन लिपिड डिटर्जेंट एक कॉम्प्लेक्स है जिससे हमारा जो एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन लिपिड डिटर्जेंट कॉम्प्लेक्स है जिससे हमारा कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो इजिली रिमूव हो गया है, ठीक है. और यहाँ पर वाटर सॉल्युबल लिपिड डिटर्जेंट मिसिली है. तो इस तरीके से ये एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट ने किस तरीके से
एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट किया है, इस डायग्राम में ये अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। सो अब हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली हाइड्रोपैथी प्लॉट डिटरमाइन करता है या लोकलाइज करता है अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिक सेगमेंट को पॉलीपेप्टाइड चेन में। सो पॉलीपेप्टाइड चेन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में क्या होते हैं, अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा जो कि कहाँ होते हैं, जो कि लिपिड के कोर में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक कोर में प्रेजेंट होता है। सो हाइड्रोपैथी प्लॉट जो होता है, इसके यूज से हम उस अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स को पॉलीपेप्टाइड चेन में लोकलाइज कर सकते हैं, उनका पता कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अल्फा हेलिकल सीक्वेंस होते हैं, ये 20 to 25 रेसिड्यूज के होते हैं जो कि स्पैन कर रहे होते हैं लिपिड बाइलेयर को, ठीक है। सो देखा जाए टिपिकली मोस्ट ऑफ द रेसिड्यूज इन द मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स आर नॉन पोलर, ठीक है, एंड नन ऑफ देम आर चार्ज। तो जो भी अल्फा हेलिकल रीजन में प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। This information can be used to identify membrane spanning region in the transmembrane protein, ठीक है। अमीनो एसिड सीक्वेंस एक बार अगर पता चल जाए तो हम उसका पोजीशन और मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को बता सकते हैं बाय हाइड्रोफोबिक कर्व, ठीक है। हाइड्रोपैथी या हाइड्रोफोबिसिटी प्लॉट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अमीनो एसिड के नंबर एंड द पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को, ठीक है। मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन को, ठीक है, कितनी बार मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन स्पैन किया है, हम अल्फा हेलिक्स के सीक्वेंसेस से, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस से हम ये बात पता कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वी कैन सी हियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ग्लाइकोफोरिन का हाइड्रोपैथिक कर्व है, ठीक है। ये एक हाइड्रोफोबिक रीजन को बता रहा है एंड ये हाइड्रोफिलिक रीजन को, हाइड्रोफोबिक रीजन को बता रहा है और ये हाइड्रोफिलिक को। तो बस हम इस कर्व से पता कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। ग्लाइकोफोरिन में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन को स्पैन करता है वंस, ठीक है, एक बार ही स्पैन करता है मेम्ब्रेन को। सो ये कर्व हमें एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक प्लॉट को बता रहा है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक रीजन्स में ही क्या होते हैं, अल्फा हेलिकल जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक कोर को ही रीजन में ही पाए जा रहे हैं ना। सो ये हमें हाइड्रोफोबिक कर्व बता रहा है कि एक बार स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन को, वहीं पर बैक्टीरिया और रोडोप्सिन 7 टाइम्स स्पैन कर रहे हैं। तो हाइड्रोपैथी कर्व से हम बता सकते हैं कि लोकलाइज कर सकते हैं, वी कैन लोकलाइज अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स। हम सेगमेंट्स बता सकते हैं कि कितनी बार मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, इस हाइड्रोपैथिक कर्व से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पर प्रेजेंट है, फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ठीक है। ये एक फ्रैप टेक्निक है, ये टेक्निक्स के भी चैप्टर में प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो कि सेल्स की बात हो रही है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस होगा। बेसिकली फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ये एक मूवमेंट को प्रोटीन मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन को पता करने के लिए, ठीक है, उनके रिकवरी रेट को पता करने के लिए ये टेक्निक यूज होता है। द लेटरल मूवमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड कैन बी क्वांटिफाइड बाय अ टेक्निक नोन एज फ्रैप, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ठीक है। फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, हम इस टेक्निक को पता कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मॉलिकुलर मोबिलिटी मतलब कैसे मोबाइल कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। कौन मूव कर रहा है, लिपिड मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स मूव करते हैं, तो उसी मॉलिकुलर मोबिलिटी की स्टडी है ये हमारा फ्रैप। लेटरल डिफ्यूजन सबसे हाईएस्ट होता है लिपिड में, देन सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन में एंड देन मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। सो इस फ्रैप को अगर हम देखें, सबसे पहले इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इस तरीके से हैं। सबसे पहले एक फ्लोरेसेंट रिएजेंट से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को डाई कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लीच करते हैं विथ लेजर। जब हम ब्लीच कर रहे हैं तो जो कलर है, ब्लीचिंग से क्या होता है, वो कलर उस एरिया का चला जाता है, राइट। सो फ्लोरेसेंस डाई यहाँ पर रिमूव हो गई है ब्लीच्ड एरिया में, वी कैन सी हियर। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम रुकने के बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन्स अपने आप मोबिलिटी शो किए और फ्लोरेसेंस की रिकवरी हुई, ठीक है। इस एरिया में जहां पर पूरा ब्लीच्ड एरिया था, वहां पर भी हम फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल को दिखाई दे रहे थे, ठीक है। इससे ये पता चलता है क्या, कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन सी हियर बाय दिस कर्व, इस ग्राफ से ये चीज हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर फ्लोरेसेंस बिफोर ब्लीचिंग, यहाँ पर फ्लोरेसेंस कितना था, 3000 के आसपास था, ठीक है। ब्लीचिंग से क्या हो गया, 1000 के आसपास आ गया। आफ्टर सम टाइम्स देखा गया कि इसमें रिकवरी हो गई, जहां पर 50% मोबाइल प्रेजेंट है, मोबाइल जो मतलब मूव कर सकते हैं, और 50% इमोबाइल, मतलब 50% ने मूव नहीं किया। तो ये आफ्टर रिकवरी हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है कि कैसे लेटरल डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड जो है वो मूव करते हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लिपिड में, देन डिफ्यूजन रेट कहाँ होता है, सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन में, एंड देन मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन में। सो ये था हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी अबाउट द मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सारी चीजें डिस्कस होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।